हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 4 करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट हमने क्या किया था? हमने रीजन ऑफ टेरर पे स्टॉप किया था। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक रेवोल्यूशन नहीं थी, इट वाज अ सीरीज ऑफ रेवोल्यूशन। और उस रेवोल्यूशन के बहुत सारे इम्पैक्ट हुए थे। तो आज हम सब स्लाइड्स में ये अंडरस्टैंड करेंगे कि सब रेवोल्यूशंस के आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए थे और सब रेवोल्यूशंस की डेट्स क्या थी। लेट्स स्टार्ट। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जब जो क्यूबन क्लब जो था वो डिसमिस हो गया था, तो उसके बाद एक रीजन ऑफ टेरर शुरू हुआ था। अब ये क्या रीजन ऑफ टेरर का मतलब क्या हुआ है? डर का माहौल। अब इस डर का माहौल का क्या मतलब है? लेट्स अंडरस्टैंड। सिवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट बाय रॉबेस्पियर। अब ये रॉबेस्पियर कौन थे? रॉबेस्पियर वो थे जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जिन्होंने फर्स्ट और सेकेंड स्टेट का एक हेड थे, वो रॉबेस्पियर थे। बट सडनली उनको कुछ हुआ एंड ही स्टार्टेड बिकमिंग अ मोनार्क समहाउ। तो enemies of the republic, ex-nobles and clergy, members of the political opponents from the same party were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal and well guillotined it if found guilty. अब इन लोगों ने इन्होंने रॉबर्ट्सबर्ग ने क्या शुरू किया कि अपने ही लोगों को उन्होंने अरेस्ट करना शुरू किया, इम्प्रिजन करना शुरू किया इफ फाउंड गिल्टी। अगर वो उनके अगेंस्ट कुछ भी आवाज उठाते थे तो उन्होंने अपने ही लोगों को जो है अरेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो आवाज नहीं उठाएंगे, वो कोई कोई राइट और रॉन्ग के बीच में कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। दे हैव टू जस्ट फॉलो व्हाट ही इज सेइंग। तो अब सी, दिस इज वेयर दिस इज अ पिक्चर इन ऑफ योर बुक, जहां पर ये यहाँ पे किंग लुइस को एग्जीक्यूट किया था। ही वॉज इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल, ही वॉज एक्सिक्यूटेड टू डेथ। अब द ग्लूटाइन, अब ये कौन थे? नेम आफ्टर डॉक्टर जोसेफ इग्नोस ग्लूटॉन, अ फ्रेंच मेडिकल डॉक्टर, अ लॉ मेकर। ही वॉज अ फ्रेंच मेडिकल डॉक्टर एंड अ लॉ मेकर। कौन था? ग्लूटाइन। ही डिड नॉट इन्वेंट द ग्लूटॉन। In 1790 he proposed, he did not, please mark this, he did not invent glutine. उनका नाम द ग्लूटाइन था, उनके रॉसप इग्नेस ग्लूटाइन था, पर उन्होंने इन्वेंट नहीं किया था। In 1790 he proposed that every criminal who has sentenced to death should be executed in the same way regardless of the social rank. अब वो कहते थे हर क्रिमिनल जो कि गलत करता है उसको ऐसे ही ओपनली जैसे एग्जीक्यूट कर देना चाहिए, जैसे चाहे वो उसकी कोई भी सोशल रैंक हो। तो he argued that the France should use the guillotine to execute criminals because it has human allegations and insecurations. तो वो कहते थे कि फ्रांस में जो भी इस तरह के लोग हैं जो अपनी मोनार्की चलाते हैं, लोगों को मिसट्रीट करते हैं, उनका यही एंड होना चाहिए। ओके अब फीचर्स ऑफ रीजन ऑफ टेरर्स। अब ये तो थे रीजन थे कि रीजन ऑफ टेरर था। अब उसमें क्या फीचर्स थे, उसमें हुआ क्या था? अब मैक्सिमम सीलिंग ऑफ वेजेस एंड प्राइसेस। अब इसने फिर क्या शुरू किया? लुई 16 का को अबॉलिश ही इसलिए किया था, उसको उसको गिराया ही इसीलिए किया था। रीजन ही यही था कि वो एक्चुअली में ही वाज इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ एवरीथिंग। पर अब रोजेबर्ग के आने के बाद भी यही सब स्टार्ट हो गया। लेट्स सी क्या हुआ। सीलिंग ऑफ वेजेस एंड प्राइसेस, the highest possible price that producers are allowed to charge consumer for goods and services produced provided by the गवर्नमेंट। एंड मीट एंड ब्रेड वर राशनड। फिर से अब वेजेस भी इंक्रीज हो गए और ये भी मीट एंड ब्रेड भी राशनड हो गए। पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन्स टू द सिटीज एंड टू सेल इट एट द फिक्स्ड प्राइजेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। और अब पीजेंट्स को अपनी ट्रेडिंग तो वो कर सकते थे सिटीज में जाके, लेकिन वो जो उस प्राइस पे जो गवर्नमेंट ने फिक्स की है। अब expensive white flour was forbidden. The pain de-alated equality bread, a loaf made by the whole wheat was made compulsory to eat. तो अब white flour ही forbidden कर दिया गया और compulsion लगा दी गई कि whole wheat bread खाइए। So even the what you have to eat was not in your own discretion, it was on the discretion of the government. अब instead of traditional monsieur, sir and madame, all French men and women were henceforth citizen and citizen. तो अब उनको ट्रेडिशनल सर और मैम की जगह इनको सिटीजन और मैडम को सिटीजन कहने लगा जाने लगा। उनको ऑफिशियल सर और मैडम नहीं कहते थे। अब
चर्चेज वर शट डाउन एंड द बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स ऑफ ऑफिसेज। अब चर्चेज को इसमें ये हुआ कि चर्चेज जो कि एक स्टेट पावर थे, एक थर्ड असेंबली, थर्ड एस्टेट के एक पार्ट थे, क्योंकि वो बहुत सारा टैक्सेस भी लेते थे, तो उसको ही बंद कर दिया गया और उनको बैरक्स और ऑफिसेज में कन्वर्ट कर दिया गया। In 1794, supporters wanted moderation, but Rosber was convicted and was guillotined. और अब supports wanted moderation, but Robespierre को finally लोग उनसे irritate हो गए और Robespierre को finally convict कर दिया and he was guillotined. The curb of the enemies of the liberty through error in the higher founder of the republic. To अब Maximal Robespierre, अब वो क्या कह रहा था? To curb the enemies of liberty through terror is a right of the founder of the republic. ही उनकी ये थॉट थी कि किसी भी एनिमी को मारने के लिए लिबर्टी को में टेरर लाना जरूर, लिबर्टी लाने के लिए एक टेरर लाना जरूरी है अगर आप एक फाउंडर ऑफ रिपब्लिक हो. दैट वाज Robespierre's thought. ओके. आ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस. अब क्या हुआ कि जब रोजेबियर भी अब चले गए, अब लुइस 16 भी चले गए, अब फ्रांस के ऊपर रूल कौन कर रहा था? ओके तो अब द वेल्दियर मिडिल क्लास सीज्ड पावर आफ्टर द फॉल ऑफ यूक्यूबिन्स. अब वेल्दियर मिडिल क्लास, अंडरस्टैंड दिस. अब थर्ड पार्ट कौन आया? वेल्दियर मिडिल क्लास आए और उन्होंने आकर नो वोटिंग टू अ नॉन प्रॉपर्टाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी. तो नॉन प्रॉपर्टाइज सेक्शन के जो सोसाइटी के लोग थे वो वोटिंग नहीं कर सकते थे. फिर से वही रूल था. Two elected legislative council formed a directory and executive made up of 5 members to safeguard against the concentration of power in one man executive as under Jacobins. सेम लॉ था कि वोटिंग जो है वो वोटिंग सेम लॉ के अंडर चल रहा था कि वोटिंग जो है वो सिर्फ डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव मेड बाय 5 मेंबर्स ऑफ सेफगार्ड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर यूक्यूबिन्स. द डायरेक्टर ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. और डायरेक्टर्स जो थे उनका मोस्टली लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लोगों के साथ. और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कौन थे अगर आपको याद हो? वो थे थर्ड असेंबली के लोग थे. तो उन लोगों के साथ उनका क्लैश होता रहता था. And the political instability led to a military dictatorship of the Napoleon Bonaparte. और इस political instability के बाद क्या हुआ? किसका जन्म हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट का. ये आपके पास अभी मैं टॉपिक कराऊंगी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने आके, जो कि आपने सबने सुना होगा नेपोलियन का नाम, तो उन्होंने आकर फिर क्या किया. अब वुमेन इन द रेवोल्यूशन. अब इस सारे सिनेरियो में जहाँ पे मेन जो था वो था फर्स्ट पार्टी में था, सेकंड स्टेट पर लेवल पे था, थर्ड में था, किंग बने हुए थे, रोजेबियर आए, कितने सारे थिंकर्स आए, बहुत लोग आए. अब जो वुमेन थी वो क्या कर रही थी इस टाइम पे? वुमेन जो थी वो बैक एंड में सब कुछ एक्चुअली में संभाल रही थी, अपनी फैमिलीज को, अपनी लाइफ्स को एक्चुअली में वर्क कर रही थी. और इस रेवोल्यूशन में वो स्ट्रगल भी कर रही थी कि उनका भी कुछ पार्ट होना चाहिए. तो अब उन्होंने क्या करा था? Women were active participants, but they were not empowered. They hoped to pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their life. अब वुमेन जो थी उनके पास सब वो सारे पार्टिसिपेंट्स तो थी, पर उनके पास कोई एम्पावरमेंट नहीं थी. तो वो चाहती थी कि वो कुछ मेजर्स ऐसे लें टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स. वुमेन वर्कड एज seamstresses और laundresses, sold flowers, fruits, vegetables, domestic servant. Their wages were lower than those of मैन. और वो इन सब कामों को करना शुरू किया उन्होंने, पर उनके अभी भी उनके जो वेजेस थे वो मेन से कम थे. तो अभी भी इनइक्वालिटी चल रही थी. उसके बाद फिर से daughters of nobles or wealthy members of the third estate could study at a convent, after which the families arranged a marriage for them. अब सिर्फ daughters जो nobles की थी, अगेन हायर estate की जो daughters थी, वही जाके स्टडी कर सकती थी कॉन्वेंट स्कूल में, और उसके बाद उनकी शादी करा दी जाती थी. इवन दे वर नॉट अलाउड टू वर्क और डू एनीथिंग एल्स. सो women started their own political clubs, newspapers. About 60 women clubs emerged. और इस टाइम पे मेजर चेंज आया कि 60 वुमेन क्लब्स जो थे वो स्टार्ट हुए और वुमेन ने अपनी एक खुद के पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर्स स्टार्ट किए.
famous political club, the Society of Revolutionary and Republican Women. अब ये सबसे पहला पॉलिटिकल क्लब जो था ये स्टार्ट हुआ, ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है। तो सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, they demanded the right to vote, to be elected to the assembly and to hold the political office। और उनका डिमांड क्या था कि राइट टू वोट में हमें मिले, हमें नेशनल असेंबली में मेंबरशिप मिले और होल्ड पॉलिटिकल ऑफिसेस, हमें इन जगहों पे एंट्री मिले, बिकॉज उस टाइम तक वुमेन वर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड एनी ऑफ द ऑफिसेस और राइट टू वोट वाज नॉट गिवन टू देम। अब कंपल्सरी स्कूलिंग फॉर ऑल गर्ल्स, वुमेन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर, उसमें भी वुमेन यही चाहती थी कि स्कूलिंग भी वुमेन के लिए कंपल्सरी हो। देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम टू इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल, और उनका एक पॉजिटिव पॉइंट क्या था कि वो फोर्सिबली उनकी शादी नहीं की जा सकती थी। मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ, और यहाँ से ही मैरिज जो थी एक सिविल लॉ के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट और रजिस्टर्ड पार्टी बनी थी। डिवोर्स वाज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड फॉर द वुमेन बोथ एंड मेन। पहले के टाइम पे सिर्फ मेन के पास ही डिवोर्स के राइट्स होते थे, वुमेन के पास नहीं होते थे। उसके इस रेवोल्यूशन के बाद से वुमेन ऑल्सो हैड द राइट टू apply for the divorce. Women were encouraged for job training, training becomes artist or run small businesses, और अब वो जॉब्स के लिए भी encourage करा जा रहा था, ट्रेनिंग और ऑफिस और बिजनेस के लिए भी वो पार्टिसिपेट कर सकती थी। वुमेन क्लब्स वर क्लोज डाउन, मेनी प्रोमिनेंट वुमेन्स वर अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड, बट अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इन बातों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि वुमेन जो हैं वो भी इन चीज़ों के, उनको भी ये राइट्स मिल सकते हैं। और उसके बाद अफेक्ट क्या हुआ कि वुमेन क्लब्स जो थे उनको क्लोज कर दिया गया और उनको बहुत सारी वुमेन्स को अरेस्ट करके एग्जीक्यूट किया गया। इनफैक्ट देयर वर लेडीज हु वर एक्चुअली एग्जीक्यूटेड। Impact of women's movement, continuation of worldwide movement for voting rights and equal wages for the next 200 years. Imagine 200 years तक women इस चीज के लिए just to get a right to vote and to have equality in the society, वो 200 years तक लड़ती रही और फाइनली जाकर 1946 में फ्रेंच वुमेन वॉन द राइट टू वोट, और उनको ये राइट मिला जाके 1946 में, 200 इयर्स बाद। सोचो 17 सेंचुरी से 19 सेंचुरी हो गई। नाउ ओलंपस डी गॉर्जेस, ये कौन थी? अभी मैंने आपको बताया कि देयर लॉट ऑफ वुमेन हु वर लिटरली एग्जीक्यूटेड बिकॉज दे रेज देयर वॉइस फॉर द इक्वालिटी, और उनमें से ओलंपस डी गॉर्जेस एक ऐसी ही बोल्ड लेडी थी। शी वॉज बॉर्न इन 1748 टू 1793। और क्या किया था? द पॉलिटिकल activist in revolutionary France. She protested against the constitution and executed women. She wrote a declaration of rights of women and citizen. उन्होंने declaration of rights of women and citizen लिखी थी। Criticized the Jacobin government for forcibly closing down वुमेन्स क्लब, और यूक्रेन गवर्नमेंट ने जो फोर्सिबली वुमेन क्लब को बंद कर दिया था ये उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। किसने? ओलंपस डी गॉर्जेस ने। ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन चार्ज ट्रेशन विद ट्रेजन एंड एग्जीक्यूटेड लेटर। और जैसे कि मैंने बताया कि आवाज़ उठाना या किसी के सामने आवाज़ उठाना वुमेन के पास उस वक्त राइट नहीं था, तो फाइनली क्या हुआ? शी वॉज ऑल्सो फाउंड, उनको भी एक एक्चुअल में गद्दार माना गया एंड शी वॉज ऑल्सो executed. अब द अबॉलिशन, अब उसके बाद क्या आया? अब वुमेन राइट आए तो अब एक और मैटर भी था जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, स्लेवरी। स्लेवरी एक बहुत बड़ा इशू था कि लोग जो थे उनको ओपनली मार्केट में जैसे सब्जी भाजी नॉर्मल वेजिटेबल्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स बिकते हैं वैसे इंसानों को बेचा जाता था एज अ स्लेव, तो उसके ऊपर भी वर्क किया गया। अब क्या था? सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द यूक्यूबन रेजिम, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। अब अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी जो फ्रेंच कॉलोनीज में अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी किया गया। द कॉलोनीज इन द कैरिबियन, मार्टिन ग्लोटन एंड सैन डोमिनिको। अब देखिए ये सारे हमारे पेरिस, दिस इज योर पेरिस, नांटीज, बोर्डोक्स एंड
मार्सिलीज, ये हमारे ट्राइंगल, ये यहाँ ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे एक्चुअली में ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड चल रहा था। क्या देखिए, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, यहाँ पे अफ्रीका से लोग लेते थे, वो अमेरिका जाते थे और उनको फाइनली यूरोप में जाके बेच दिया जाता था। ये ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड चल रहा था और लोगों को शिप में भरकर, लिटरली शिप में भर के इतने सारे, उनको देख देख कुड नॉट इवन ब्रीथ, जैसे एक ऑलमोस्ट जैसे एनिमल्स होते हैं ना, वैसे उनको शिप में भरकर उनको दूसरी कंट्री में लिटरली उनको भेज दिया जाता था। See, the colonies of, अब क्या था, slavery was encouraged to meet the growing demand in the European market for sugar, coffee and tobacco. अब जो ये जगह थी आपकी यूरोपियन मार्केट्स थी, इन लोगों को लोग चाहिए थे। अब लोग, क्योंकि इनकी इनकी इन चीज़ों की जो डिमांड थी ना, इंडिको, कॉफ़ी और टोबैको, शुगर, इनकी डिमांड्स बढ़ रही थी और इनको काम करने के लिए लोग चाहिए थे। तो इन्होंने क्या करना शुरू किया, इन्होंने इनकरेज किया स्लेव ट्रेड को, कि इन्होंने कहा कि हमको सस्ते लोग चाहिए ताकि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो अब हम क्या करते हैं, हम बाहर से जो है स्लेव्स को ट्रेड करते हैं। पोर्ट सिटीज़ लाइक बोर्डोक्स एंड नाइंटीज बिकेम द प्रॉस्पेरस ड्यू टू स्लेव ट्रेड। और अब ये जो पोर्ट सिटीज़ थी, पोर्ट सिटीज़ क्या होता है, जो सी के किनारे होती हैं, लाइक बोर्डोक्स और नाइंटीज, ये जो थी ये प्रॉस्पेरस हो गई थी बिकॉज ऑफ स्लेव ट्रेड, क्योंकि इन लोगों ने इंसानों को बेचना शुरू किया। तो जो गरीब लोग थे उनको कहा जाता था कि आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, और इनको लिटरली एक्सपोर्ट कर दिया जाता था वहां से। और वो खुद प्रॉस्पेरस हो रहे थे, उनके पास पैसा आ रहा था। अब the National Assembly debated on whether the right should be given to colonial French subjects. Opposition from business whose income dependent on the slave trade. अब बहुत ज़्यादा स्लेवरी का जो सिस्टम था, लोगों ने उसको अपोज करना शुरू किया। और अब बिजनेस इनकम, ऑब्वियसली वो लोग बिजनेस इनकम्स को तो गुस्सा आएगा ही, क्योंकि उनका तो बिजनेस चल रहा है स्लेव ट्रेड से, उनको तो सस्ते लोग मिल रहे हैं, इजीली मिल रहे हैं, तो उनको गुस्सा आएगा ही। और एक्चुअली में गवर्नमेंट जो थी वो उनके साथ टेंशन नहीं करना चाहती थी, जस्ट बिकॉज वो उनके एक्चुअली बहुत बड़ा वोटिंग बिजनेस जो थे, वो उनका बहुत बड़ा वोटिंग बैंक था, क्योंकि सब कुछ प्रॉपर्टी क्लासेस के होता था। जो लो वेजेस वाले लोग थे उनके पास तो वैसे भी कोई राइट्स नहीं थे। तो अब उन्होंने क्या किया, द ऑपोजिशन फ्रॉम द बिजनेस हुज इनकम डिपेंड ऑन द स्लेव ट्रेड। कन्वेंशन इन 1794, स्लेवरी इन द फ्रेंच वॉज एबॉलिश्ड। और से फाइनली किसी तरह कन्वेंशंस होके, बहुत सारे लॉज पास करके, रीजंस के साथ 1794 में स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया। अब हम वापस उस पे आते हैं 1805। हमने 1 और 2 स्लाइड्स पहले पढ़ा था कि जो नेपोलियन बोनापार्ट थे वो उस टाइम इमर्ज हो गए थे। अब वो उन्होंने क्या किया, नेपोलियन री इन्फोर्स स्लेवरी इन फेवर ऑफ द प्लांटेशन ऑनर। और नेपोलियन ने आकर स्लेवरी को वापस री इन्फोर्स कर दिया प्लांटेशन ओनर्स के नाम पे। तो इन 90 फिर से अराउंड अबाउट कुछ ईयर्स इन्होंने चलाया और 1848 में फाइनली जो थी फिर से स्लेवरी को अबॉलिश किया गया। मतलब कुछ साल 94 से लेके कुछ 7-8 ईयर्स तक, 10 ईयर्स तक ये स्लेवरी बंद रही। नेपोलियन ने दोबारा स्टार्ट की और फिर अराउंड अबाउट 40 ईयर्स के बाद स्लेवरी बिल्कुल अबॉलिश हो गई। अब एवरीडे लाइफ, अब लोगों की एवरीडे लाइफ क्या थी, नो सेंसरशिप, freedom of the press to express opposing views, plays, songs and festive possession to attract the masses, awareness about liberty or justice through media। अब लोगों की लाइफ में ये मेजर चेंजेस तो आ चुके थे, बिकॉज अब आते आते 19th सेंचुरी के पास आ गए थे लोग और बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। बहुत सारे लोगों को एग्जीक्यूट किया गया था, बहुत सारे लोगों को एक्चुअली में हमारी कंट्री जो थी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की कंट्री थी, वो रिपब्लिक कंट्री बन चुकी थी। तो ये चेंजेस आ गए थे। तो क्या चेंजेस थे, आई रिपीट, नो सेंसरशिप, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, फ्रीडम टू एक्सप्रेस। अब प्रेस के पास फ्रीडम आ गई थी, अपोजिंग व्यूज को आप अपनी बात को रख सकते थे, आप सॉन्ग्स प्ले कर सकते थे और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपने सॉन्ग्स प्ले कर सकते। अवेयरनेस अबाउट द लिबर्टी और जस्टिस थ्रू मीडिया, और लिबर्टी और जस्टिस की तरफ आवाज़ उठा सकते थे। लेकिन आज जैसे आपने पहले नोटिस किया होगा कि पहले तो अगर कोई लिबर्टी और जस्टिस के लिए आवाज़ उठाता था तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। अब नेपोलियन बोनापार्ट आए हैं 1804 में, बिकेम एम्परर ओइंग द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ही प्लेस्ड हिज सक्सेसर ऑन द थ्रोन ऑफ द कंट्री विच वाज इन्वेडेड। अब नेपोलियन बोनापार्ट आ गए, जैसे हमने पहले पढ़ा था 1804 में उन्होंने पहले तो स्लेवरी स्टार्ट की थी और उन्होंने देखा कि भैया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत है तो लेट्स टेक इट ओवर।
तो उसने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देख के उसने जो है अपनी ओनरशिप स्टार्ट कर दी, किंगशिप स्टार्ट कर दी। मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप पर नेपोलियन बोनापार्ट के आने के बाद एक चीज़ तो चेंज आया था विच वॉज अ पॉजिटिव चेंज, कि उन्होंने एक्चुअली में बहुत चीज़ें ऐसी थी जो मॉडर्नाइज करी थी यूरोप में। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स बाय द डेसिमल सिस्टम। तो ये किसने किया था? प्रोटेक्शन बनना, पहले जो थी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी वो सिर्फ जो थी उसकी उसकी प्रोटेक्शन जो थी सिर्फ गवर्नमेंट के पास थी, लेकिन अब प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी वो ओनरशिप पे आ गई थी, और ये नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। डिफीट एट वाटरलू इन 1815, आइडियाज ऑफ लिबर्टी, और उन्होंने एक्चुअली में ही वाज डिफीटेड इन वाटरलू इन 1815, और आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज हैड एन इम्पैक्ट ऑन पीपल लॉन्ग आफ्टर नेपोलियन हैड लेफ्ट। अब जो आइडियाज ऑफ लिबर्टी थे और मॉडर्न लॉज थे वो नेपोलियन ने ही शुरू किए थे, और उसका इम्पैक्ट लोगों तक काफ़ी पुराने टाइम तक चलता रहा। अब इम्पैक्ट ऑफ द रेवोल्यूशन, अब लास्ट में, अब ऑलमोस्ट लास्ट 1 और 2 स्लाइड्स में हम कहें कि रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट आखिर रहा कितना। तो द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। सो ये आपका लास्ट एक 5 मार्कर क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन द सोसाइटी एज अ होल। तो वो क्या इम्पैक्ट्स थे, ये आपके पॉइंट्स हैं। तो स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म शुरू हो गया था, लिबर्टी शुरू हुआ था, और इक्वालिटी शुरू हुआ था, इक्वालिटी आनी शुरू हुई थी, जस्टिस आया था, डेमोक्रेटिक राइट्स और डेमोक्रेटिक राइट्स। ये इस तरह के अगर आपके पास 5 मार्कर क्वेश्चन आते हैं तो आप नेशनलिज्म क्या होता है, लिबर्टी, इक्वालिटी, इनको 1 और 2 लाइंस में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। एबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, स्लेवरी, और ये 2 चीजें एबॉलिश हुई थी। उसके बाद मोटिवेशन टू कॉलोनीज टू क्रिएट अ सोवरियन नेशनल स्टेट, और कॉलोनीज जो कि अपने रिलीजन, अपने ही ग्रुप में, अपने ही एरिया में रहती थी, उनको सोवरियन रिपब्लिक के नेशन स्टेट में इनकरेज किया गया। और इन इंडिया, और इंडिया के भी लोग जो थे वो इन चीज़ों से इंस्पायर हुए थे। वो कौन थे? जो हमारे इंडिया के टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय वर इंस्पायर्ड। और इस इनका इम्पैक्ट जो था, ये लोग जो थे इस चेंजेस से, लॉ ऑफ जो लिबर्टी के चेंजेस थे, नेशनलिज्म, इक्वालिटी, जस्टिस, इन चीज़ों से हमारे लोग भी इंस्पायर हुए थे। सो फाइनली इन द लास्ट, दिस इज योर लास्ट स्लाइड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब हम एक बार अच्छी तरह से रिकैप्चुलेशन करेंगे कि पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था। तो फाइनली 1774 में लुइस आए थे और ही बिकेम किंग ऑफ फ्रांस। फेसेस और एम्प्टी ट्रेजरी एंड ग्रोइंग डिसकंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट्स। ये मैंने आपको बताया कि लुइस को आते ही एम्प्टी ट्रेजरी मिली थी, और उसने बहुत सारे डिसकंटेंटमेंट थी लोगों के बीच में। आप फाइनली फिर 1789 में एक कॉन्वोकेशन हुई, और स्टेट जर्नल में थर्ड स्टेट फॉर्म्स, और फिर थर्ड स्टेट ने नेशनल असेंबली फॉर्म कर ली। फिर बैस्टल स्टॉर्म, पीजन रिवॉल्ट्स इन द कंट्री साइड, और बैस्टल में जो थी एक बैस्टल का कैसल गिरा दिया गया था, और वहां पर रिवॉल्ट्स हुए थे। फिर 1791 आते आते द कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम टू लिमिट द पावर ऑफ द किंग एंड टू गारंटी द बेसिक राइट्स। तो पहले किंग बने, उनको एग्जीक्यूट किया, और नेशनल असेंबली बनी, और नेशनल असेंबली के बाद नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम की, और यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की राइट्स को बेसिक राइट्स मिलने शुरू हुए। फिर 91 से 92 93 तक आते आते जो थी फ्रांस जो था एक रिपब्लिक गवर्नमेंट बन चुका था, और द किंग इज बी हेल्ड। ओवरथ्रो ऑफ द यूक्यूबन रिपब्लिक और डायरेक्टरी ऑफ रूल्स फ्रांस। ये क्यूबन रिपब्लिक मैंने अभी आपको पढ़ाया कि यूक्यूबन जो क्लब्स थे जो रॉबिस्बेर ने शुरू किए थे, उसको भी ओवरथ्रो कर दिया गया, और डायरेक्टरी रूल्स आ गई फ्रांस में। फिर 1804 में आ गए नेपोलियन बोनापार्ट, और उन्होंने फ्रांस को एम्परर ऑफ फ्रांस इन एक्सेस लार्ज पार्ट्स ऑफ यूरोप। और 1815 तक आते आते नेपोलियन वॉज डिफीटेड एट वाटरलू। सो दिस एंड्स आर बिग चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। बिल्कुल भी टेंशन वाला चैप्टर नहीं है, इट्स वेरी इजी। और नेक्स्ट में आई विल स्टार्ट डूइंग सम क्वेश्चन आंसर्स फ्रेंच रेवोल्यूशन के, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ करूंगी, और ये पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं है, ये बहुत इजी चैप्टर है, आराम से आ जाएगा। सो लेट्स रिपीट द स्लोगन, हिस्ट्री बोरिंग नहीं इंटरेस्टिंग है। सी यू ऑल।
बाय।